हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर होम साइंस क्लासेस। आपको पता है हम प्रसार शिक्षा की थ्योरी कर रहे हैं। आज हम इसमें चर्चा करेंगे कि लिखित शिक्षण सामग्री क्या होती है। तो हमारे प्रसार शिक्षा में शिक्षण विधियों में जो भी हम शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं उसमें लिखित शिक्षण सामग्री का क्या उपयोग है। तो लिखित शब्दों का प्रसार शिक्षण में अति महत्वपूर्ण स्थान है। प्रसार शिक्षण में किसका अति महत्वपूर्ण स्थान है? तो लिखित शब्दों का, जिसे कदापि नकारा नहीं जा सकता है। जो चीज़ें हम सुनते हैं उसे कुछ ही दिन में भूल जाते हैं। जैसे आप कोई लेक्चर सुन रहे हैं, उसे कुछ ही दिन में भूल जाएँगे। जैसे यही है, अभी आपको ये नोट्स की तरह ना मिले, मैं सिर्फ़ आपको कहानी सुनाती चली जाऊँ तो आपको उतना याद नहीं रहेगा। लेकिन अभी आप इसको सुनेंगे, भूल जाएँगे, आप इसको वापस आके देखेंगे, पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। तो वही है कि जो हम चीज़ें सुनते हैं उसे कुछ ही दिन में भूल जाते हैं, परंतु जो चीज़ें हम लिखी हुई रहती हैं उसे हम बार-बार पढ़ते हैं, हमें याद हो जाता है। जिस पृष्ठ के पैराग्राफ को जब चाहे तब पढ़ सकते हैं। आज भले ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बेतहाशा विकास किया है, दूरस्थ शिक्षा, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट, लैपटॉप आदि दे दिया है। आज भी शिक्षा दिए जा रहे हैं, इन सब के द्वारा शिक्षा दिए जा रहे हैं, लेकिन जो हमारी लिखित सामग्रियाँ हैं, उनका महत्व तब भी कम नहीं हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक किताबें भी बाजार में आ गई हैं, परंतु छपित सामग्री की भूमिका किसी भी कीमत पे कम नहीं हुई है। अखबार, पुस्तक, पत्र-पत्रिकाएँ, लीफ़लेट्स, पैम्फ़लेट्स, बुलेटिन, सफलता की कहानियाँ आदि जो भी हैं ऐसी शिक्षण सामग्री है जिनका उपयोग कभी भी कम नहीं होगा। इनके माध्यम से ग्रामीणों को शिक्षित किया जाता है। तो हम देखते हैं कि ये लिखित शिक्षण सामग्री जो है इसके लाभ क्या-क्या हैं। तो एक पहला तो हो गया अस्थायी महत्व। इसका अस्थायी महत्व कैसे है? जैसे कि अगर हम कोई चीज़ सिर्फ़ सुन रहे हैं, तो हम उसको भूल जाएँगे, लेकिन जो लिखी हुई चीज़ें हैं, हम उसको जब भूल जाएँगे वापस पढ़ लेंगे, वो हमें याद हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा इसका अस्थायी महत्व है। दूसरा है विस्तृत एवं जटिल सूचनाओं को के लिए उपयुक्त होता है। मतलब जो भी जानकारियाँ हमें विस्तृत हैं, जटिल हैं, उसको हम लिखित माध्यम में अगर रखते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। अगला है बारंबार प्रयोग, मतलब जो चीज़ें हमारे पास लिखी-लिखाई पड़ी हैं, हम उसको बार-बार प्रयोग कर सकते हैं। अगला है विश्वसनीयता अधिक, लिखी-लिखाई चीज़ों पर हम ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, सिर्फ़ सुनी-सुनाई चीज़ें जो होती हैं, उस पे कम विश्वास कर पाते हैं। व्यवहार में परिवर्तन लाने की क्षमता, इससे हम व्यवहार में परिवर्तन भी ला सकते हैं। संसार के किसी भी कोने में भेजे जाना संभव होता है, मतलब कि लिखित चीज़ों को हम विश्व के संसार के किसी भी कोने में भेज सकते हैं। प्रत्यक्ष संपर्क आवश्यक नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हम प्रत्यक्ष संपर्क ही करें। हम एक एक देश से दूसरे देश तक भी अपना संदेश लिखित माध्यम में पहुँचा सकते हैं। हमारे लिए ये पहुँचाना आसान होता है, लेकिन संपर्क करना उतना आसान नहीं होता है। अच्छे संबंध ना होने पर भी उपयुक्त होता है। जैसे कि हमारे संबंध किसी से अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर हम उन्हें लिखित माध्यम में अपनी बात पहुँचा दे रहे हैं, तो ये अच्छा ही रहता है, रुचि उत्पन्न करने में। तो हम लिखित माध्यमों से लोगों में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये रहे हमारे लाभ। अब हम देखते हैं इसकी सीमाएँ क्या-क्या हैं। लिखित सामग्री की सीमाएँ, जिसके लाभ हैं उसकी कुछ सीमाएँ भी होंगी। तो सीमाएँ इसकी क्या हैं? अधिक समय व अधिक धन का व्यय। मतलब इसको लिखने में, जो लिखित सामग्री होता है, इसको लिखने में काफ़ी समय लगता है और धन भी अधिक लगता है। मेहनत भी अधिक लगता है। भ्रम का शीघ्र निवारण नहीं हो पाता है। मतलब अगर जो चीज़ हमने लिखा है या जो लिखने वाले ने दिया है, लेकिन जिसके पास तक पहुँचाया है अगर वो उसी भाषा में नहीं समझ पा रहा है, तो उसको भ्रम हो जाता है। उसको समझ नहीं आता ये क्या लिखा गया है। तो ये भ्रम की स्थिति भी पैदा रहती है। अनपढ़ों के लिए किसी काम का नहीं, जो लिखित चीज़ें हैं उसको अनपढ़ लोग क्या करेंगे? प्रतिक्रिया का ज्ञान विलंब से होना, मतलब कि जो भी उसको पढ़ रहा है उसका रिएक्शन क्या है? जैसे सामने होते हम कोई बात कहते हैं तो हमको सामने वाला का रिएक्शन समझ में आ जाता है। लेकिन जब हम लिखित सामग्री दे रहे हैं, तो हमें समझ में नहीं आएगा कि उसका रिएक्शन क्या था, या हमने जो लिखा है वो समझ नहीं आएगा कि हमने किस रिएक्शन में लिखा है। तो सिर्फ़ हम लिख के जो लिखा गया है उसको पढ़ सकते हैं। संदेश ना पढ़े जाने की आशंका, अब हो सकता है लिखित सामग्रियाँ हैं, हो सकता है हमने दे तो दिया है, लेकिन सामने वाले ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है ये हमें पता ही नहीं चलता है। सुझाव एवं विचार विमर्श में विलंब होता है।
तो ये थे हमारे शिक्षण लिखित शिक्षण सामग्री के लाभ और हानि। ये क्या होते हैं, इनके लाभ क्या होते हैं, इनकी हानियाँ क्या-क्या होती हैं, सीमाएँ क्या-क्या होती हैं। अब हम देखते हैं लिखित शिक्षण सामग्री कौन-कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं समाचार पर, समाचार लिखना। तो कृषि, पशुपालक, गृहिणी, ग्रामीण सबको यही उत्सुकता रहती है कि आज की ताज़ा खबर क्या है। तो ये जानने के लिए हम समाचार को तो पढ़ते ही हैं। अगर अब हम देखें कि समाचार को ध्यान से देखें तो इसमें 3 शब्द हैं, 4 शब्द मिलते हैं हमें, 4 अक्षर मिलते हैं। कौन-कौन से? NEWS। एन का मतलब होता है नॉर्थ, ई का मतलब होता है ईस्ट, डब्ल्यू का मतलब होता है वेस्ट और एस का मतलब होता है साउथ। मतलब उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, ठीक? तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? इसकी परिभाषा हो जाएगी, जो उत्तर, पूरब, पश्चिम चारों दिशाओं से खबर लेकर आए वह क्या होता है? वह होता है हमारा न्यूज़ या समाचार होता है। इसको एक परिभाषा के माध्यम से और देखते हैं। कोई भी नवीन तथ्य मतलब कोई भी नया तथ्य, नए विचार, नई सूचनाएँ, कार्य, स्थिति या विकास जो भी विशाल जन समूह में रुचि उत्पन्न करता है, उसे समाचार कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? समाचार। जो नई नई नवीन जानकारियाँ, शोध इन सब की जानकारी देता है जनसमूह में, विराट जनसमूह में, उनको क्या कहते हैं हम? न्यूज़ कहते हैं। तो आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि लीफलेट, पैम्पलेट और बुलेटिन्स क्या होते हैं। हमने लिखित में क्या देख लिया? पहले तो देख लिया समाचार क्या होता है। अब हम देखते हैं कि लीफलेट, पैम्पलेट और बुलेटिन क्या होते हैं। तो लीफलेट क्या होता है? लीफलेट यह तह किया हुआ एक प्रपत्र होता है जिसमें 4 से 12 पृष्ठ होते हैं। यह बीच में सिला होता है। मतलब आपको इसमें सिर्फ़ यही इतना याद रखना है कि यह कितने पृष्ठ का होता है, 4 से 12 पृष्ठ का होता है। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि लीफ़लेट कितने पृष्ठों का होता है, तो 4 से 12 पृष्ठ का होता है। इस पर सूचनाएँ छपित या मुद्रित रहती हैं, एक ही विषय से संबंधित सूचनाएँ रहती हैं। मतलब लीफ़लेट में क्या होता है, 4 से 12 पेज होते हैं और यह एक विषय से संबंधित इसमें सूचना रहती है। दूसरा है हमारा पैम्पलेट। यह लीफ़लेट से थोड़ा ज़्यादा पन्ने का होता है, इसमें 12 से 24 पृष्ठ होते हैं। कितने? 12 से 24। यह भी छपित एवं मुद्रित रहता है, इसमें भी एक ही विषय पर चर्चा रहती है। तो हमें इसमें क्या देखना? हमें इसमें देखना है कि लीफ़लेट में कितने पृष्ठ होते हैं? 4 से 12 होते हैं और पैम्पलेट में 12 से 24 होते हैं। बस हमें वही आगे देखना है, बुलेटिन में 24 से 48 पृष्ठ होते हैं और ये भी एक ही विषय पर चर्चा होती है, लेकिन ये विस्तृत जानकारी छपी रहती है उसमें। लीफ़लेट, पैम्पलेट में क्या होता है, थोड़ी-थोड़ी जानकारी होती है, लेकिन बुलेटिन में क्या होती है, विस्तृत जानकारी दी रहती है। तो हमें इसमें सिर्फ़ तीनों में एक ही पॉइंट याद रखना है, वो है पहला 4 से 12 पेज किसमें होता है? वो होता है लीफ़लेट में होता है। 12 से 24 पेज किसमें होता है? पैम्पलेट्स में होता है। और बुलेटिन में कितना होता है? 24 से 48 होता है। तीनों में सिर्फ़ एक ही विषय पर चर्चा की रहती है। फ़र्क इतना ही होता है कि लीफ़लेट में थोड़ा-सा होता है, पैम्पलेट में थोड़ी-सी ज़्यादा चर्चा होती है, लेकिन बुलेटिन में विस्तृत चर्चा की रहती है। अब हम देखते हैं लीफ़लेट पैम्पलेट और बुलेटिन को बनाते समय ध्यान रखनी चाहिए कुछ बातें। उन पर हम देखते हैं कौन-कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला हो जाता है विषय वस्तु की उपयोगिता, समसामयिकता तथा लोकप्रियता को ध्यान में रखें। मतलब जो भी आप पैम्पलेट, लीफलेट, बुलेटिन बना रहे हैं उसको आप देखिए कि समय के अनुसार है कि नहीं और उसकी लोकप्रियता है कि नहीं, लोग उस चीज़ को पसंद करते हैं कि नहीं। पता चला कि आप कोई ऐसी चीज़ बना लिए जिसे लोग देखना ही ना पसंद करें, सुनना ही ना पसंद करें उसके बारे में, तो क्या फ़ायदा रहेगा? कोई नहीं। तो वैसे वाक्य छोटे हों, भाषा सरल हो, स्थानीय भाषा में चाहे तो इन्हें लिख सकते हैं। मतलब जो भी आप लिफलेट्स, पैम्पलेट्स और बुलेटिन बना रहे हैं, उसमें वाक्य छोटे-छोटे हों, भाषा बिल्कुल सरल हो और वो चाहे तो आप जिस गाँव में गए हैं, वहाँ की जो भी स्थानीय भाषा है, वहाँ की भाषा में लिख सकते हैं। आकर्षक बनाएँ, चित्रों का समावेश हो, प्रत्येक चित्र विषय से संबंधित। मतलब आप जो भी लिफलेट्स, पैम्पलेट्स, बुलेटिन कुछ भी जो भी बना रहे हैं, वो आकर्षक बना हो, उसमें चित्र लगा हो। आप ही देखिए जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं तो जो चित्र बना होता है, वो आपको ज़्यादा समझ में आता है, आप उसको ज़्यादा रुचिपूर्ण ढंग से पढ़ते हैं। लेकिन जो चित्र भी लगे हों, वो भी उस विषय से संबंधित हों। कम वाक्यों का प्रयोग करते हुए विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझाएँ, प्रत्येक चरण स्पष्ट होना चाहिए। आगे है सदैव याद रखें, क्या याद रखना है? लिखित सामग्री जितना कम, छोटा तथा सरल होगा उतना ही रोचक ढंग से लोग पढ़ेंगे उसको।
अगर बहुत बड़ा लिखा होगा तो कोई उसको पढ़ेगा ही नहीं। इसीलिए क्या होना चाहिए, लिखित सामग्री बिल्कुल छोटा होना चाहिए और सरल होना चाहिए, रोचक ढंग से उसको पढ़ सकते हैं लोग। अब हम देखते हैं श्रव्य शिक्षण सामग्री। हमने इससे पहले क्या देखा था? हमने इससे पहले देखा था कि लिखित शिक्षण सामग्री क्या है। अब हम देखेंगे कि श्रव्य शिक्षण सामग्री क्या है। तो श्रव्य शिक्षण सामग्री में क्या-क्या आ जाता है? श्रव्य शिक्षण सामग्री के अंतर्गत रेडियो आता है, टेप रिकॉर्डर आता है, डिस्क रिकॉर्डिंग आता है, माइक्रोफ़ोन आता है, लाउड स्पीकर आदि आ जाते हैं। तो ये सब हमारे क्या होते हैं? श्रव्य शिक्षण सामग्री। आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से श्रव्य शिक्षण सामग्री कौन-सा है या कौन-सा नहीं है? तो हमारे लिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है? सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है रेडियो। ये सब तो आपसे बस इतना ही पूछा जाएगा, इनमें से कौन-सा श्रव्य है, कौन-सा दृश्य है, तो आप समझ ही जाएँगे। लेकिन ये जो रेडियो है, रेडियो का आपका थोड़ा-सा हिस्ट्री भी पूछा जाएगा कि रेडियो का इतिहास क्या है। तो चलिए हम देखते हैं कि रेडियो क्या है? तो रेडियो क्या है? रेडियो विराट जनसंपर्क का एक अति महत्वपूर्ण शिक्षण सामग्री है। तो रेडियो के माध्यम से हम लोगों को काफ़ी लोगों को सूचनाएँ दे सकते हैं, जिसके माध्यम से मनोरंजन के साथ-साथ शिक्षण कार्य भी किया जाता है। मतलब रेडियो पर सिर्फ़ शिक्षण कार्य ही नहीं किया जाता है या सिर्फ़ मनोरंजन ही नहीं किया जाता, उसमें मनोरंजन के साथ-साथ शिक्षण कार्य भी किया जाता है। घर बैठे हम रेडियो के माध्यम से दुनिया भर के समाचार को जान सकते हैं। तो हम घर पे भी बैठे रहते हैं और सबको ये जानकारी भी मिलती रहती है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। रेडियो से ग्रामीणों के लिए विविध प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। समय-समय पर सबके लिए कार्यक्रम उसपे प्रसारित किए जाते हैं। हर प्रकार की शिक्षा दी जाती है, मनोरंजन भी टाइम-टाइम से होता रहता है। हम देखेंगे कि प्रसार शिक्षा में जो हम ये रेडियो का प्रयोग कर रहे हैं लोगों तक पहुँचाने के लिए अपने शिक्षण को, इसका इतिहास क्या रहा है? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? कब हुई? कैसे हुई? तो आइए देखते हैं रेडियो का इतिहास क्या है। अमेरिका विश्व का पहला देश है जहाँ सन 1916 में रेडियो पहली बार समाचार का प्रसारण हुआ था। तो कहाँ पे? अमेरिका में। कब हुआ था? 1916 में। पहली बार कहाँ हुआ विश्व में? अमेरिका में। और कब? 1916 में हुआ था। सन 1919 में रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका की स्थापना हुई थी। तो सबसे पहले इसका प्रसारण कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। आपको इतना पॉइंट याद रखना है। फिर नीचे देखते हैं, सन 1922 में ब्रिटेन में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग की नींव डाली गई थी। किसकी नींव डाली गई थी? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग की। और कब? 1922 में। लेकिन सन 1927 में इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन नाम कर दिया गया था। किसका? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग का, जिसे आज हम सभी बीबीसी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? बीबीसी मतलब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। बीबीसी द्वारा प्रसारित समाचार सबसे विश्वसनीय होते हैं। ठीक। अब ये तो था हमारा विश्व स्तर पर कि विश्व स्तर पर पहले कहाँ हुआ था। अब हम देखते हैं भारत में कब और कहाँ हुआ। तो भारत में मद्रास प्रेसिडेंसी क्लब द्वारा 31 जुलाई 1924 से मनोरंजन कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाने लगा। तो आपको क्या याद रखना है, भारत में कब? भारत में 31 जुलाई 1924 से। कहाँ? मद्रास प्रेसिडेंसी क्लब द्वारा। ठीक। परंतु नियमित रेडियो प्रसारण एक गैर सरकारी संस्था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी द्वारा 23 जुलाई 1927 से प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 23 जुलाई 1927 से प्रारंभ हुआ। कैसे? किससे? एक गैर सरकारी संस्था। वो कौन सी थी? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी थी। इसी वर्ष कोलकाता तथा मुंबई में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा रेडियो से विविध कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाने लगा। आपको ये पॉइंट जो है नोट कर लेने हैं। हमने जो भी ऊपर पढ़ा है वो तो कहानी जैसा था, हमें याद हो जाएगा, लेकिन इसकी हिस्ट्री थोड़ी-सी हमें याद रखनी है। तो 1930 में 1930 में भारत सरकार ने इसे अपने अधीन कर लिया। पहले ये एक क्या थी? एक गैर सरकारी संस्था थी, लेकिन 1930 में भारत सरकार ने इसे क्या कर लिया? इसे अपने अधीन कर लिया। भारतीय प्रसार संदेश के नाम से कार्यक्रम का प्रसारण करने लगे। जब 1930 में भारत सरकार ने इसे अपने अंडर में ले लिया, तो यह किस नाम से प्रसारित करने लगी कार्यक्रमों को? भारतीय प्रसार संदेश के नाम से प्रसारित करने लगी। फिर सन 1936 में भारतीय प्रचार सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया।
कब इसका नाम चेंज हुआ? 1936 में। भारत सरकार ने अपने अधीन कब लिया था? 1930 में लिया था। इसका नाम बदल कर क्या कर दिया? इसका नाम बदल कर दिया ऑल इंडिया रेडियो, मतलब AIR। आपको इसको याद रखना है, चाहे आपको AIR का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। सन 1957 से इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। तो इसको क्या कहा जाने लगा? 1957 से आकाशवाणी। भारत सरकार ने इसे अपने अधीन कब लिया? 1930 में लिया। इसका नाम कब बदला गया? 1936 में बदला गया और फिर इसको बाद में क्या कहा जाने लगा? 1957 से इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।